हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2 पॉजिटिव के यौगिक Fe2 पॉजिटिव के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से है, ये जो Mn2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं Fe2 पॉजिटिव आयन के कंपाउंड से। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है मैग्नीज Mn, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, जिसको कि हम लिखेंगे यहाँ पर ऑर्गन 18 4s2 3d5। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव करना है, 2 पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। आपको पता है 4s जो है आउटर मोस्ट शेल होता है और 3d इनर शेल होता है, तो हमेशा पहले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने? 2 पॉजिटिव हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। अब हमको मिलेगा आर्गन 18 3d5 4s0। अब हम Mn2 पॉजिटिव को अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल 3d में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए कि इस Mn2 पॉजिटिव के 3d ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हाफ फिल्ड हैं, अर्धपूरित हैं। हाफ फिल्ड होने से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी अधिक स्थायी होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ठीक है, देखो यहाँ 3d में आपको पता है d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3d 5। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड होता है यानी अर्धपूरित होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल यानी स्थायी है ये, और स्टेबल होने की वजह से इसकी आयोनेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे Fe की। आपको पता है Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर? 26 होता है, जिसको कि हम आर्गन 18 4s2 3d6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी हम Fe2 पॉजिटिव की बात करेंगे, तो यहाँ से 2 प्लस का मतलब होता है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ 4s0 हो जाएगा। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है Ar18 3d6 4s0। तो Fe2 पॉजिटिव को अगर हम हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो 3d में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि d5 है यहाँ पर, तो ये हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जब ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। इसके आयनन ऊर्जा की जो मान है वो क्या है? ज़्यादा है। लेकिन यहाँ 3d में देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल अस्थायी है ये, और इसी वजह से इसकी लोअर आयनेशन एंथैल्पी होती है। इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज करके ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये Fe2 पॉजिटिव है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो यहाँ पर ये Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यहाँ पर यही हो रहा है कि Fe2 पॉजिटिव में 3d में अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव का। ठीक है, ये और Fe3 पॉजिटिव बनने के बाद आपको पता है इसके 3d में फिर से 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हाफ फिल्ड अर्धपूरित हो जाएगा और बाद में ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Fe3 पॉजिटिव बनने के बाद ये स्टेबल होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो Mn2 पॉजिटिव है ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, आयनेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा इजीली। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके Mn3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये 3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन जो है नहीं करेगा। इसलिए ये जो Mn2 पॉजिटिव है इस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कंपेरिजन टू Fe2 पॉजिटिव।
तो जब आप इतना लिख देंगे उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एज Mn2 positive is more stable than Fe2 positive, therefore third electron cannot be easily removed, hence Mn2 positive compound more stable than Fe2 positive compounds। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पर जो Mn2 पॉजिटिव है ये हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, आयोनेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके Mn3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसीलिए ये जो Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम Fe2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो Fe2 पॉजिटिव अनस्टेबल है, आयोनेशन एंथैल्पी इसकी कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना Fe3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इसलिए ये जो कंपाउंड होंगे Fe2 पॉजिटिव के, ये क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। Fe2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड होंगे वो क्या रहेंगे, कम स्थायी होंगे। किससे, Mn2 पॉजिटिव के यौगिकों से, Mn2 पॉजिटिव के कंपाउंड से। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन टेक्स्ट 8.7 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से देखिए, Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रोंगर रेड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव, व्हाई? Fe2 पॉजिटिव की तुलना में Cr2 पॉजिटिव प्रबल अपचायक होता है, क्यों? तो डियर यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी प्रबल अपचायक। तो यहाँ अपचायक का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सुनिए, वो स्पीसीज जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वह स्पीसीज जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रम होता है वह अपचायक होता है। और आपको पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ऑक्सीजन संख्या में क्या होती है डियर, वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि Cr2 पॉजिटिव है और अगर ये Cr3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे Cr2 पॉजिटिव ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, अपचायक है। ठीक, तो ये तो मैंने आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग समझाया। हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको देखिए, क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन है, Cr2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव, व्हाई? Fe2 पॉजिटिव की तुलना में Cr2 पॉजिटिव प्रबल अपचायक होता है, क्यों? तो मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट को तो बता दिया कि जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कंपैरिजन करना है हमको Cr2 पॉजिटिव का और Fe2 पॉजिटिव का। ठीक है, कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इन दोनों में प्रबल अपचायक कौन है। तो चलो शुरू करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये देखिए, ये है Cr जिसका एटॉमिक नंबर है 24, जिसको लिखेंगे हम आर्गन 18 4s2 3d4। ठीक, अब हम Cr2 प्लस करें तो ये 2 प्लस का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar18 3d4 4s0। ये कॉन्फ़िगरेशन हमको Cr2 पॉजिटिव का इतना मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखें कि इस Cr2 पॉजिटिव में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वो Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा। ये देखिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d में से, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव के समय 3d4 होता है और Cr3 पॉजिटिव के समय d में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अब हमको Cr3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन में 3d3 ये इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे। ठीक, इस पर हम एक सर्कल बना देते हैं। इसी तरह से अगर हम Fe की बात करते हैं, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, आर्गन 18 4s2 3d6। अब Fe2 पॉजिटिव करें पहले तो आर्गन 18 यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 4s0 3d6 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें,
Fe2 पॉजिटिव से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Fe3 पॉजिटिव बनाएगा, ये बनाएगा ना भाई, है ना। तो क्या होगा कि 3d6 है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक, तो Cr3 पॉजिटिव का हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखा कि 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव में हमने देखा कि यहाँ 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ 3d है और d में आपको पता है कि अगर हम इसके ऑर्बिटल बनाएं तो d में 5 ऑर्बिटल बनते हैं, और इन 5 इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5। तो 5 जब इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएंगे तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये ना, ये अर्धपूरित हो जाएगा। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, ये स्टेबल। ठीक, और यहाँ पर 3d3 आप सोच रहे होंगे कि ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा आपको नहीं, ये लेस स्टेबल नहीं है। ये 3d के कंपैरिजन में, क्योंकि 3d में d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको तो पता है कि ये स्टेबल है। ठीक है, लेकिन 3d3 जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। लेकिन ये मोर स्टेबल कब होता है, याद रखना 3d5 के कंपैरिजन में 3d3 जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तब ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर से सुनो, 3d5 के कंपैरिजन में 3d3 एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा स्टेबल होता है। 3d5 की तुलना में 3d3 जलीय विलायक में ज़्यादा स्थायी होता है। कौन, ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों हुआ, ठीक है, और ये कम स्टेबल क्यों होगा। तो थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं कि ये आखिर स्टेबल क्यों है। तो देखो, Cr3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 3d में 3 है, ये देखो हमने 3d3 लिख लिया। अब d ऑर्बिटल में आपको पता है यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। अब इसमें CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, आपको पता है CFT थ्योरी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग होने से क्या होता है कि T2G और Eg का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये T2G में आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है इस T2G में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, मगर 6 के बजाय यहाँ पर अभी कितने दिख रहे हैं आपको, 3, यानी ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड है तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब ये भी स्टेबल दिख रहा है आपको, और यहाँ पर 3d5 को देख रहे हैं आप तो ये भी स्टेबल है। मगर मैंने आपको एक चीज़ कही है, क्या, कि सॉल्वेंट लाइक वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जो 3d3 होता है, ये जो 3d3 होता है ये मोर स्टेबल होता है देन 3d5। ठीक है, ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 3d3 मोर स्टेबल देन 3d5। ठीक है, इसीलिए ये Cr2 पॉजिटिव जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। ठीक, अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर हम इस तरह से देखते हैं, देखो ली क बा सर का ना मग अल मन जन कर फी, तो यहाँ पर देखिए Cr है और यहाँ पर देखो कौन है, Fe। ठीक है, तो होता ये है कि जब हम लिथियम से इस तरफ मूव करते हैं तो याद रखना जो एलिमेंट इस सीरीज में सबसे पहले आते हैं वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो बाद में आते हैं वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व पहले आते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, जो बाद में आते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए Fe से पहले कौन आ रहा है, Cr आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन कंपेयर टू Fe। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन कंपेयर टू Fe। Cr जो है
प्रबल अपचायक होगा Fe की तुलना में। चलो हम इसकी E0 वैल्यू देखते हैं। अगर आप यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव Cr की E0 वैल्यू देखोगे तो इसकी -0.90 वोल्ट है, और Fe2 पॉजिटिव Fe की वैल्यू अगर आप देखते हो तो -0.44 वोल्ट है। अब आपको पता है कि इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, ये देखिए, ये क्या है डियर, ये मोर नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, और ये क्या है, ये लेस नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं E0 वैल्यू जितनी मोर नेगेटिव होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप देखो -0.90 वोल्ट, ये माइनस में ज़्यादा मोर नेगेटिव है, और ये क्या है, लेस नेगेटिव है। तो इसके कंपैरिजन में ये मोर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। किसमें, इसमें। ठीक है, देन कम्स टू Cr। इसीलिए ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से भी देखें तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है कि Fe2 पॉजिटिव के कंपेरिजन में Cr2 पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि E0 वैल्यू आपको ये बता रही है। ठीक, तो ये आंसर आप इस तरह से भी दे सकते थे। ठीक है, और आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हो जिस तरह से मैंने बताया, मगर इसमें एक पॉइंट आपके दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि जली विलयन में 3D3 जो है मोर स्टेबल होता है, किससे, 3D5 से। इसीलिए जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, किससे, इस 3D5 से। स्टूडेंट्स, इस समय हमारे सामने क्वेश्चन है एग्जाम्पल NCERT का 8.4। क्वेश्चन है व्हाई इज Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। Cr2 पॉजिटिव अपचायक है जबकि Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल जानेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, आप जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, आप जानते हैं वो स्पीसीज जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हिंदी में सुने, अपचायक में हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण प्रक्रम होता है और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसके अपोजिट अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है एंड डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अगर हम ऑक्सीकारक की बात करते हैं तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण होते हैं, जिसमें अपचयन प्रक्रम होता है या फिर जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है लेकिन Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? जबकि दोनों के D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर जानने के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखना पड़ेगी। हमें Cr3 पॉजिटिव Cr2 पॉजिटिव की E0 वैल्यू पता है -0.41 वोल्ट होती है, और इसी तरह से अगर हम Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो इसकी पॉजिटिव 1.57 वोल्ट होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी जो है ज़्यादा होती है देन कंपेयर टू दिस, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, और अगर किसी स्पीसीज में जैसे यहाँ Mn3 पॉजिटिव Mn2 पॉजिटिव की E0 वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। हिंदी में सुने, देखिए मानक अपचयन विभव का मान अगर अधिक ऋणात्मक है
ये देखें यहाँ पर ऋणात्मक है, तो इसका तात्पर्य है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और ये प्रबल अपचायक की भांति यानी अपचायक का गुण दर्शाएगा। ठीक। और अगर मानक अपचयन विभव का मान धनात्मक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी और ये आक्सीकारक यानी प्रबल आक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। अब हमको दोनों में ये देखना है, क्वेश्चन है Cr2 पॉजिटिव, ठीक है, प्रबल अपचायक है, ठीक है, और Mn3 पॉजिटिव प्रबल आक्सीकारक है, यानी कि Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है और Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्यों? तो ये वैल्यू तो मैंने बताई है आपको कि यहाँ पर इसकी E0 वैल्यू नेगेटिव में होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसके कंपेरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर इसकी Mn3 पॉजिटिव की वैल्यू अगर यहाँ पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि इसके कंपेरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलो हम इसको समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पर समझिए आप कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब ये होता है कि Cr2 पॉजिटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, और ये Cr3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होना दिख रहा है आपको, यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखो 2+ से क्या हो रही है 3+, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसीलिए Cr2 पॉजिटिव क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हिंदी में सुने, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे जा रहे हैं, इसमें ऑक्सीकरण प्रक्रम हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है। देखिए 2+ से 3+, इसका मतलब Cr2 पॉजिटिव क्या होगा, प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें वैल्यू +1.57 है, यानी पॉजिटिव में वैल्यू है, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब देखिए ये क्या करेगा, ये Mn3 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Mn2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी इसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव। इसीलिए ये जो Mn3 पॉजिटिव है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा। हिंदी में सुने, देखिए Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव का अगर हम E0 वैल्यू देखें तो ये पॉजिटिव में है। इसका मीन ये होता है कि Mn3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mn2 पॉजिटिव का निर्माण कर लेता है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसमें अपचयन प्रक्रम हो रहा है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3+ से 2+, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। इसका तात्पर्य यह है कि Mn3 पॉजिटिव जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब जरा समझें आप कि Cr2 पॉजिटिव से अगर Cr3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हुआ तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इसको समझिए आप, जैसे यहाँ पर Cr का एटॉमिक नंबर 24 है तो आप आर्गन 18 4s2 3d4 यानी इस तरह से कर देंगे आप। अब हम Cr2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिर्फ 3d4 बचेगा, ये 3d4 बचा। अब Cr2 पॉजिटिव से आपको कन्वर्ट करना है किस में डियर, Cr3 पॉजिटिव में। तो आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, लूज कर दोगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे तो ये Cr3 पॉजिटिव बना लेगा, यानी कि इस D में से एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा तो ये 3d3 बना लेगा। तो आपने देखा कि 3d4 से ये 3d में चेंज हो रहा है, यानी 3d4 से 3d3 में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी प्रबल अपचायक होगा। ठीक। अब अगर हम इसको देखें Mn को, तो Mn का एटॉमिक नंबर 25 है, आर्गन 18 4s2 3d5 आप कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखिए आपको पता है कि Mn3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा ये समझें कि मान लो Mn3 पॉजिटिव है, 3+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये 3d4 हो गया। ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो ये Mn2 पॉजिटिव बनाएगा।
अगर हम Mn2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 3D में कितने रहेंगे 5। तो आप देख रहे हो कि Mn3 पॉजिटिव से जब Mn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो 3D4 से इसमें 3D5 में चेंज हो रहा है, यानी 3D4 से 3D5 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसीलिए Mn3 पॉजिटिव क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, बस आप फाइनली लिख दो, इसीलिए Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn3 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए Cr2 पॉजिटिव जो है प्रबल अपचायक होता है तथा Mn3 पॉजिटिव प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक स्टूडेंट्स, इस समय हमारे पास है NCERT एग्जाम्पल 8.8 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि एक मेटल है जो डाइवेलेंट है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25 है। ठीक, उसका हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। हिंदी में सुने, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, मगर वो क्या है, द्विसंयोजी है। ठीक है, यानी कि आपको पता है बाईवेलेंट, डाईवेलेंट, द्विसंयोजी ये क्या होते हैं, ये M2 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं डियर, M2 पॉजिटिव, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बाईवेलेंट, डाईवेलेंट या द्विसंयोजी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि सपोज ये कोई मेटल है या एटम है जिसका हमको एटॉमिक नंबर 25 दिया हुआ है। अब इसको हम नोबल गैस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए आर्गन 18 4s2 3d5, 18 O2 20 एंड 5 25। अब इसको हुंस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे हम। देखिए 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये वाले, और 3d में 5, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिलअप करेंगे, 1 1 1 1, ये 5 हो गए। अब देखिए M2 पॉजिटिव हमने कर दिया, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, ये 4s से यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब निकल जाएंगे तो 4s के पास जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाएगा, और 3d में अब ये 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक, ये सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 जो है यहाँ पर क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है, ये देखिए म्यू इक्वल टू √n+2 Bm बोर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का ये इकाई होता है। ठीक, अब यहाँ पर म्यू जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, और n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फार्मूला तो ये है ही। अब आपको पता है कि यहाँ 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनको आप n की जगह पर 5 पुट कर दो, रखो यहाँ पर, ये आपने रख दिया 5, यहाँ पर भी 5 + 2 ये 7, और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये देखिए 5 7 जा 35, ये √35 हो गया। और √35 का अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो तो कितना आएगा 5.92, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5.9। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर 5 √5 है, ठीक है, यहाँ पर √35 है सपोज, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर 5 है, ये देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5 और 6 के बीच में आएगा, जैसे यहाँ पर ये 5.9 आ रहा है। ठीक है, और नहीं तो आप ना √35 को निकाल लो। दो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये सपोज यहाँ पर ये 35 है। ठीक, अब यहाँ पर 35 को आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पर 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है।
तो 6 6 जा तो ले नहीं सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ 35 है, तो यहाँ लेंगे आप 5 5 जा, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ 5 लिख दो, क्योंकि 5 5 जा यानी 5, और 25 को आप यहाँ पर लिख दो। अब सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 10 बचा। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा डियर यहाँ पर, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा डियर यहाँ पर कितना, ये 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये आपने डबल तो कर दिया, कितना हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया। अब आप इधर देखिए, यहाँ पर कितना है 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 10 मत समझना, यहाँ पर 101 102 103 104 है ना, ये 100 की सीरीज शुरू हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ही है, यहाँ पर 101 102 103 इस तरह से है, तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और 2 जीरो ऊपर से आपने ले लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 9 9 जा, ये देखिए आप 9 9 जा कर लिया आपने। ठीक है, अब 109 का 9 में आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 987। ठीक है, यहाँ पर आप 9 लिख दो, ऊपर से कितना बचेगा डियर, ऊपर से बचेगा, अगर आप देखें ऊपर से कितना बचेगा डियर 13 बचेगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 13। ठीक है, कितना बचा डियर, ये 13। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो डियर कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करोगे 218 हो जाएगा। ठीक है, 5.9 आपका आ चुका है, वैसे देखा जाए तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 5.9 आ चुका है। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू 5.9, ये बोर मैग्नेट्रॉन। अगर आप इसका और एक्यूरेट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आगे भी इसको कर सकते हो, वरना इतना सफिशियंट है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है Cu2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर कलर्ड वाइल Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट्स आर वाइट। देखिए Cu2 पॉजिटिव लवण रंगीन होते हैं, जबकि Zn2 पॉजिटिव लवण सफ़ेद होते हैं, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है आपको। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जरा देखिए कौन है Cu2 पॉजिटिव और दूसरा कौन है Zn2 पॉजिटिव। चलो शुरुआत करते हैं। यस, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कॉपर, और कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको पता है यहाँ पर ये 29 होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू नोबल गैस रूल आर्गन यहाँ 18 कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4s2 और यहाँ लिखेंगे हम 3d9। ये देखिए, तो ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हमको करना क्या है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देते हैं। चलिए कर दीजिए लिबरेट। तो Cu2 पॉजिटिव हमने कर दिया, तो यहाँ से 2 प्लस करने की वजह से यहाँ के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब यहाँ पर 3d में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे डियर, वो 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये देखिए अब हमने यहाँ पर 3d9 कर दिया। ठीक, ये 3d9 हमने इस तरह से कर दिया। अगर आप इसके सपोज मान लो यहाँ पर आप 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखना चाहो तो किस तरह से रख सकते हो। देखो 9 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, तो कैसे रखोगे, फर्स्टली सिंगल सिंगल आफ्टर इट पेयर्ड, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में इसको युग्मन करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये 9 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिए हैं। मगर आप देखिए इसके 3d में लास्ट में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मगर ये क्या अनपेयर्ड है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये कौन है डियर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको पता है कि जब किसी भी मेटल आयन के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होता है, कलर्ड होता है। तो इसके सॉल्ट क्या हो जाएंगे डियर, कलर्ड, ये कलर्ड हो गए। और आपको पता है जो कलर्ड होते हैं वो क्या होते हैं,
पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, यानी अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये तो पता ही है आपको कि जो कलर्ड होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ठीक है, यानी कि अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। चलो यहाँ इसको लिख दिया जाए, ये देखिए ये अनुचुंबकीय गुण भी दर्शाएंगे। अब हमारे सामने Cu2 पॉजिटिव तो हमने कर लिया, हमको करना है क्या, Zn2 पॉजिटिव के लिए करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अब हम लेते हैं Zn, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 30 है, जिसको हम नोबल गैस रूल से करेंगे ऑर्गन 18 4s2 और 3d हमने 10 कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम Zn2 पॉजिटिव कर दें तो आपको पता है 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, जिसको हम वुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, पहले आप 3d बनाइए, ये बना लिया आपने, फिर उसके जस्ट बाद आप क्या कर सकते हो, है ना, d में 5 ऑर्बिटल बना लो, बना लिए। अब 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है, पहले सिंगल, ये देखिए 5 और बाद में पेयर्ड कर दो, ये हमने पेयर्ड कर दिए। तो आपने देखा कि इसके 3d में जो 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, तो यहाँ पर अब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड तो है ही नहीं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, इसमें सब इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो यहाँ पर लिख दो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है डियर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, और आपको पता है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। और कलरलेस को ही कहा जाता है डियर, क्या कहा जाता है, वाइट, ठीक है। अब देखिए इसके 3d ऑर्बिटल में सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ये रंगहीन होगा। रंगहीन मतलब ये सफ़ेद होगा। तो इसके जो लवण होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे डियर, सफ़ेद होंगे, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये देखिए TiO2 इज वाइट, ये देखिए वाइट, बट TiCl3 इज वॉयलेट, वॉयलेट वाई। हिंदी में सुने, TiO2 सफ़ेद होता है जबकि TiCl3 बैंगनी होता है, क्यों? तो चलो पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप TiO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर चलो निकालो, Ti प्लस 2 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो Ti 2 2 जा 4, -4 इक्वल टू 0, तो Ti इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4। तो TiO2 में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +4। अब इसी तरह से हम TiCl3 में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखिए Ti + 3Cl इक्वल टू 0, Ti + 3Cl की वैल्यू -1 होती है, इक्वल टू 0, ठीक है। Ti -3 इक्वल टू 0, -3 को उधर ले जाओ, Ti इक्वल टू +3। तो यहाँ पर Ti का ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम जानते हैं टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। इसको हम नोबल गैस रूल से करेंगे, ऑर्गन 18 ये 4s2 और ये हो जाएगा 3d 2। देखो 18 और 2 20 और 3d में 2 22, तो ये हो जाएगा Ti 22। अब आप देखिए कि पहले हम 3 पॉजिटिव करेंगे, बाद में हम 4 पॉजिटिव करेंगे। चलो पहले 3 पॉजिटिव करो, तो Ti 3 पॉजिटिव किया हमने। 3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s से 2 निकल जाएंगे, एक 3d से निकल जाएगा, तो d में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए 3d में क्या हो गया, 1 बच रहा है। अब देखिए इसको आप कैसे कर सकते हो, 3d, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा डियर, ये कलर्ड होगा। कलर्ड मतलब वॉयलेट होगा। इसका कलर कौन सा होगा डियर, वॉयलेट, यानी बैंगनी रंग का होगा। इसी तरह से अगर हम Ti 4 पॉजिटिव की बात करें, तो 4 पॉजिटिव का मतलब होता है कि इस Ti में से आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे और 2 यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखिए 3d पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, ये देखिए खाली।
अब इस 3D ऑर्बिटल में कोई भी ना तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम खाली को क्या मानते हैं, खाली को हम बोलते हैं कि जिसका d ऑर्बिटल खाली होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस मतलब वाइट, ठीक है। और आप जानते हैं जो कलरलेस और वाइट होता है वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है क्या कि वो प्रतिचुंबकी होगा। तो क्लियर? देखिए Ti3 पॉजिटिव में 3D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कलर्ड होगा, यानी कि ये वॉलेट यानी बैंगनी रंग का होगा। और अगर हम Ti4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर 3D में ये इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन थे वो निकल जाएंगे। अब ये 3D पूरी तरह से वैकेंट हो जाएगा, 3D कक्षक पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये कलरलेस होता है, यानी कि वाइट होता है, यानी सफ़ेद होता है ये। और आपको पता है जो कलरलेस और वाइट होते हैं वो डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकी गुण दर्शाते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।